सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम यथार्थवाद पर चर्चा कर रहे हैं। यथार्थवाद जिसके जनक के रूप में हम अरस्तू को जानते हैं, और अरस्तू के साथ साथ और भी कई सारे विचारक हैं जो यथार्थवाद से जुड़े हैं, यानी कि यथार्थवाद के समर्थक माने जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो कमेनियस है आपका, ठीक है, या फिर मिल्टन है, बेकन है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि बेकन को हमने कहीं ना कहीं प्रकृतिवाद में भी पढ़ा कि प्रकृतिवाद के समर्थक भी हैं वो, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं यथार्थवाद के भी हैं। तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले मैंने ये बात आपके सामने रखी हुई थी कि यथार्थवाद पर जब चर्चा चल रही होगी तो आप कई सारी ऐसी बातें वहां देखेंगे जो कि प्रकृतिवाद में ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक। तो प्रकृतिवादी दर्शन में और यथार्थवादी दर्शन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जिस प्रकार प्रकृतिवाद भी केवल उन्हीं तथ्यों को, उन्हीं तत्वों को स्वीकार करता है सत्य के रूप में जो कि दिखाई दे रहे हैं, यानी अपनी ज्ञानेंद्रियों से, जो पांच ज्ञानेंद्रियां हमारी होती है ना, उनसे अनुभव करके हम जान पा रहे हैं। इसी तरह से यथार्थवाद भी केवल उन्हीं तत्वों को स्वीकार करता है जो अपनी पांच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमको दिख पा रहे हैं या फिर अनुभव हो पा रहे हैं। बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, राइट। अरस्तु के अलावा एक और नाम है जो काफी पूछा जाता है, काफी ज्यादा फेमस है, जो बहुत कठोर यथार्थवादी के रूप में जाना जाता है। वो है आपका एरेस्मस, ठीक है। ये नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि कई सारे कोटेशन आपके एरेस्मस के आते हैं जो कि यथार्थवाद को डिफाइन करने के लिए उन्होंने दिए हुए हैं। बाकी जो मैंने बोले आपसे वो तो यथार्थवाद के साथ आदर्शवादी भी हैं, छोटे थोड़े मोड़े थोड़े आपके प्रकृतिवादी भी हैं, अलग विचारधाराओं से इन्फ्लुएंस्ड हैं वो एरेस्मस, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं इसकी मेटाफिजिक्स से, क्योंकि कोई भी दर्शन जो है वो अपने तत्व मीमांसा से जाना जाता है। तो तत्व क्या है, सत्य क्या है? तत्व का मतलब आप लोगों को बताया गया है पहले भी। सत्य की बात की जाती है जब, यानी आज मैं लिखना कुछ चाह रहा हूँ, लिख कुछ और ही दे रहा हूँ, है ना। मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा। तो आदर्शवाद में आपने देखा कि आध्यात्मिक जगत का अधिक महत्व है, ठीक है। और जो भौतिक जगत है उसका उतना महत्व नहीं है। हालांकि भौतिक जगत को तो स्वीकार किया ही है आदर्शवाद ने, लेकिन उतना महत्व नहीं दिया, ठीक। बट मैं यहाँ पर जो मेटाफिजिक्स आएगी, जो तत्वमीमांसा आएगी यथार्थवाद की, उसमें वो भौतिक जगत को महत्व देंगे, ठीक है। भौतिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत को ही महत्व नहीं देते हैं, किसको देते हैं? भौतिक जगत के। मेटलिस्टिक जो वर्ल्ड है उसे ये अधिक महत्व दे रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि ये जितना संसार है, जो सृष्टि है, वो सारी की सारी भौतिक पदार्थों से या फिर तत्वों से मिलकर के बनी है। और कोई भी तत्व इस सृष्टि का ऐसा नहीं है जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते, ठीक है। केवल एक तत्व को ये कहते हैं कि जिसका हम अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों से नहीं कर सकते हैं, और वो तत्व का नाम बोला है इन्होंने, क्या है? आत्मा, ठीक है। तो केवल आत्मा के अतिरिक्त, कि अभी आप सिर्फ समझने की लिए क्लास कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कंटेंट में आपको वन बाय वन हर एक चीज लिखाते हुए चलूंगा सीक्वेंस में। वो कंटेंट आपको पीडीएफ मोड में मिल ही जाता है। बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, लेकिन अब कंटिन्यूसली मिलेगा। तो कंटेंट के लिए आप टेंशन ना लें, समझने के लिए आप थोड़ा सा देखिएगा। जहां पर जो ना आए आप चर्चा करिएगा, क्योंकि चर्चा से ही दर्शन समझ में आता है, ऐसे नहीं आता। तो सारे ही पदार्थ जो दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, जिनका हम स्वाद ले सकते हैं, जिनको स्पर्श कर सकते हैं, जिनकी कुछ गंध है, यानी पांच की पांच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जिनका अनुभव कर सकते हैं, वो सारे के सारे तो आपके क्या है? मैटर यानी कि पदार्थ कहलाते हैं।
जिनको हम भौतिक पदार्थ की संज्ञा भी लेते हैं। लेकिन आत्मा भी तो एक सत्य है ना। तो अगर आत्मा सत्य है, भले ही उसका हम अपनी पांच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव करने में सक्षम नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम आत्मा को नकार देंगे, ठीक है? तो इस वजह से यथार्थवाद में आत्मा को भी स्वीकार किया गया है। लेकिन आत्मा को उन्होंने बोला है कि ये क्या है, अमूर्त तत्व है। क्या बोला है? अमूर्त तत्व। ये भौतिक जगत तो पूरा क्या है, मूर्त है। मूर्त आप जानते हैं, जिनको हम अपनी पांच ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। लेकिन आत्मा को उन्होंने अमूर्त तत्व के रूप में लिया है। अमूर्त तत्व। तो पहली बात तो ये निकल करके आती है कि आत्मा के स्वरूप को यथार्थवाद में कैसे स्वीकार किया गया, क्योंकि यथार्थवाद तो पूरा का पूरा वैज्ञानिक है। यथार्थवाद का दृष्टिकोण जो है वो पूर्ण रूप से क्या है, साइंटिफिक है। याद रखना आप लोगों को, ठीक है। पूरा वैज्ञानिक मतलब ये कहते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज मिलेगी, कोई भी वस्तु मिलती है, तो उस वस्तु का आप प्रयोगशाला के अंदर यानी कि लेबोरेटरी के अंदर परीक्षण करें और जाने कि उस वस्तु में कौन कौन से तत्व छिपे हुए हैं। इसीलिए जैसे प्रकृतिवादियों का जो विद्यालय है वो प्रकृति की गोद में है, आदर्शवादियों का विद्यालय भी ऑलमोस्ट एकांत में है। लेकिन यथार्थवादियों का जो विद्यालय है, उसके लिए यथार्थवादी कहते हैं कि विद्यालय एक प्रयोगशाला के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक नवीन तत्व को जानने के लिए बच्चा उस विद्यालय के अंदर प्रयोग कर सके, उसको समझ सके, उसके हर पार्ट को, हर एक भाग को बारीकी से जान सके। इसके लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। हम्म। और अब क्योंकि ऑब्वियस बात है, जब हम ये कह रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, जो भौतिक जगत है, जो पदार्थ जिनको हम अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, जो हमको स्थूल रूप से दिखाई दे रहे हैं, उनको अधिक महत्व दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक जगत का इनके जीवन में कोई तो स्थान होगा नहीं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आदर्शवादी विचारधारा, जो कि पूर्ण रूप से ईश्वर को मान रही है, अध्यात्म को मान रही है, आध्यात्मिक जगत को स्वीकार कर रही है, ये उन विचारों को नकारते हैं और ये किसी भी स्थिति में ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, ठीक है। मतलब कि ऐसे स्वीकार नहीं करते कि ये संसार ईश्वर ने रचा है या ईश्वर ने दिया है सब कुछ। ये आत्मा को तो स्वीकार करते हैं, आत्मा को तो ये मानते हैं यार कि हम इसको समझने में सक्षम नहीं है, लेकिन इसको हम नकार नहीं सकते। तो उसी आत्मा को एक ईश्वर के रूप में ये देख लेते हैं। तो इनका विचार जो है पूरी तरह से डिफरेंट है आदर्शवाद से। इनके लिए ईश्वर और आत्मा का जो स्वरूप है, उसके लिए जो विचार है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आदर्शवादी विचारधारा को भी कुछ विविध भागों में बांटा गया है, अलग अलग मताधिकारियों के अनुसार। अलग अलग जो आपके विजनरीज होते हैं या फिर जो फिलोसोफर्स होते हैं, उन्होंने अपने अपने अनुसार अलग अलग रूप दिए हैं इसके, ठीक है। इनमें जैसे एक आपका आता है नियो रियलिज्म, है ना। एक आता है क्रिटिकल रियलिज्म। मैं इन पर चर्चा नहीं करूंगा, इन पर चर्चा करना खाली समय वेस्ट करना होता है। ये मैं कंटेंट लिखा हुआ आपको दे दूंगा, वहीं से आप देख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम के इम्पोर्टेंट व्यू से भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। तो चार पांच जो विचारधाराएं हैं वो ऑलमोस्ट बहुत डिफरेंस तो नहीं है उनमें, बट फिर भी थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता ही है, ठीक है। मैं जब कंटेंट भेजूंगा, कंटेंट को पढ़िएगा, फिर कोई प्रश्न बनेगा तो पूछ लीजिएगा, वरना फिर हमारा सिलेबस बहुत पीछे रह जा रहा है ना। अब तत्वमीमांसा तो हमारी हो गई आदर्शवाद की, जिसमें कि वो तत्व क्या है, भौतिक तत्व, जिनको हम ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, वही सत्य है। और उन्हीं का परीक्षण करने का हमारा उद्देश्य रहेगा। अब उनका परीक्षण कैसे किया जाए, उनका ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या तरीके इन्होंने अपनाए हैं, वो पढ़ेंगे हम एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, यानी ज्ञान मीमांसा में।
ठीक है। तो सोचो खुद, ज्ञान मीमांसा में क्या साधन होंगे ज्ञान की, ज्ञान प्राप्त करने की विधियां क्या होंगी, है ना, किस प्रकार से ज्ञान को डिफाइन करेंगे। तो क्योंकि फिर से वही बात आती है, ज्ञानेंद्रियों से ही ज्ञान प्राप्त होता है कह रहे हैं, तो इट मीन्स ये ज्ञानेंद्रिय जो अनुभव है उसको महत्व देंगे। ज्ञानेंद्रिय अनुभव के साथ साथ ये जो विज्ञान है, विज्ञान को अधिक महत्व देते हैं, तो तर्क पर आधारित जो ज्ञान प्राप्त होगा उसको स्वीकार करेंगे। ठीक है, तर्क पर आधारित। ठीक है, और इसके लिए प्रयोगशाला विधि इनका दिया गया एक मेथड है। तो प्रयोगशाला विधि जैसे करके सीखना जो विधि है वो प्रकृतिवाद की देन है, भ्रमण विधि प्रकृतिवाद की देन है। इसी तरीके से वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि आदर्शवाद की देन है। तो यथार्थवाद की देन है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला, हर चीज को, हर तत्व को आप प्रयोगशाला में चेक करें क्या है क्या नहीं है और समझने का प्रयास करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आते हैं ये देखो, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी दर्शन के अनुसार शिक्षा क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उनको जानना। दर्शन को थोड़ा बहुत समझ करके हम आगे बढ़ जाएंगे तो बेटर रहेगा। आप लोगों की जिज्ञासाएं ज्यादा होंगी तो आप पूछ लीजिएगा फिर से, ठीक है, कुछ भी पूछना हो, कोई भी पॉइंट आपको पूछना हो तो आप क्लास के बाद भी कॉल कर सकते हैं। तो अब है आपका मूल मीमांसा। यार थोड़ा पेन में दिक्कत हो रही है मुझे लिखने में, पता नहीं क्या कर रहा है, इसलिए लेट आ रहा है। मूल मीमांसा, ठीक है, एक्सियोलॉजी। तो ऑलमोस्ट आप सभी पुराने साथी हैं तो आपको पता ही है कि तत्व मीमांसा क्या होती है, जहां पर किसी भी दर्शन का एक विचार कि वो दर्शन किस बात को जानना चाह रहा है, किस तत्व को जानना चाह रहा है, उस तत्व की व्याख्या होती है। जैसे आदर्शवाद ईश्वर को जानना चाह रहा है, प्रकृतिवाद प्रकृति को जानना चाह रहा है, यथार्थवाद तत्वों को जानना चाह रहा है, भौतिक तत्वों को परीक्षण के माध्यम से। तो ये इनके अनुसार तत्व हो जाएंगे। ठीक, जानेंगे कैसे, जानने की क्या विधियां हैं, क्या तरीके हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के तरीके, ज्ञान प्राप्ति की विधियां जो है वो आपकी ज्ञान मीमांसा के अंदर यानी एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आ जाती है। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपके व्यवहार में क्या अंतर आ रहा है, क्या आपने कुछ नया सीखा, कुछ नया आपने व्यवहार अपनाया, है ना, तो वो हो जाता है क्या, मूल मीमांसा का पाठ। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन शाखाएं होती किसी भी दर्शन की, और इन तीन शाखाओं को समझ करके ही हम दर्शन की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तो यहाँ पर मूल्य मीमांसा की जब बात करते हैं तो एक ही मूल्य मानते हैं, और वो मूल्य क्या है कि भौतिकवादी जो विचारधारा है, देखो एक भौतिकवाद भी है, मेटलिस्टिक जो आइडियोलॉजी वो भी है थोड़ा बहुत। जब हम ये पढ़ते हैं यथार्थवाद तो बार बार भौतिकवाद की बात आती है, बट भौतिकवाद एक अलग से विचारधारा भी है। समझ रहे? कुछ लोग तो यथार्थवाद को ही भौतिकवाद बोल देते हैं, और कई बार एक नाम देखने को मिलता है मेटलिस्टिक रियलिज्म, यानी कि भौतिकवादी यथार्थवाद ऐसा। मूल्य मीमांसा में, क्योंकि अब जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मान रहा है, जो व्यक्ति आध्यात्म को नहीं मान रहा है, जो सिर्फ इस संसार में जो तत्व का अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों से कर रहे हैं उनको मान रहा है, तो वो पूर्व जन्म और ये नर्क स्वर्ग आदि इन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो उसका मेन फोकस रहेगा कि जो व्यक्ति जन्म लिया है वो इस जन्म में जितने सुख भोग सकता है वो भोग ले। इस तरह की विचारधारा इनकी रहती है। ठीक। तो इनका जो विचार है वो ये है कि इंसान को सुख मिले, सुखवादी। ठीक है, जैसे भी सुख मिलता है उस तरीके से सुख को प्राप्त करे, कुछ सही कुछ गलत की बात यहाँ पर इन्होंने एज सच नहीं कही है, जैसा कि आदर्शवाद कहता है। ठीक है, तो इनके अनुसार मनुष्य को
जिस कृत्य में सुख मिलता है वो उस कृत्य को करे, वो नहीं फर्क पड़ता कि उस कृत्य से समाज को क्या हानि हो रही है या किसको क्या हानि हो रही है। इसका बहुत बड़ा यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि इनका अधिकतर समय जो है वो तत्वों को जानने में जा रहा है, वो हर तत्व को जान करके, ठीक है, हम कुछ नया सीख रहे हैं इस पर जा रहा है। ठीक है, तो जितना एंगेज रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। तो ये कहते हैं कि मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए, क्योंकि मूल्यवान समय हर जगह पढ़ते हैं ना कि आचरण कैसा होना चाहिए मनुष्य का। तो ये कहते हैं कि मनुष्य का आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे कि उस मनुष्य को सुख मिले। अब किसी को बंदिशों में रहना पसंद नहीं है। उदाहरण के लिए अगर माना कोई इंसान नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसे लग रहा है कि यार उसके अथॉरिटीज, उसके जो बॉस हैं उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, है ना, या कहें कि परेशान कर रहे हैं, खुश नहीं है, तो वो उस नौकरी को छोड़ दे और जिस काम में सुख मिलता है वो काम कर ले। समझ में आ रहा है? किसी इंसान को अगर कुछ पर्टिकुलर चीजें जो पाबंदित हैं उनको पीने में खाने में सुख मिलता है तो वो वही करे। तो ऐसा कुछ कि कुछ गलत सही वाली बात नहीं है, सुख जिसमें मिल रहा है वो काम करो, ऐसा इनका मानना है। ठीक है। तो ये किसी प्रकार के कोई नियम आदि में इंसान को बांधने के पक्ष में नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, किसी प्रकार का कोई नियम नहीं होना चाहिए, आप जैसे रहना चाह रहे वैसे रहो, मतलब ये चीजें हैं। अब चलते हैं हम आगे और जानते हैं कुछ सिद्धांत, आदर्शवाद के मुख्य सिद्धांत। चलिए, फिर बार बार आदर्शवाद खेल रहा हूँ मुझसे, ठीक है, माफ करिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म, यानी यथार्थवाद के सिद्धांत। पहला सिद्धांत तो यथार्थवाद का ये है कि इस सृष्टि का निर्माण किससे हुआ है, बताइए। पदार्थ से। पत- ठीक है, पदार्थों से। यथार्थवाद क्या बोलता है, सृष्टि का निर्माण किससे हुआ है, बताइए। ईश्वर ने किया है। ठीक है, अब सॉरी, आदर्शवाद, आदर्शवाद ये कहता है कि सृष्टि का निर्माता ईश्वर है। प्रकृतिवाद कहता है कि सृष्टि का निर्माता जो है वो क्या है, प्रकृति है। और ये यथार्थवाद कह रहा है कि सृष्टि का निर्माता कौन है, पदार्थ है, मैटर है। इसलिए कह रहा है कि ये भौतिक जगत ही सत्य है, भौतिक जगत ही सत्य है। ठीक है, आप अंग्रेजी में लिखिएगा, मैं भूल गया लिखना, सॉरी। सृष्टि का निर्माण पदार्थों से हुआ है, इट मीन्स कि दिस यूनिवर्स इज अ क्रिएशन ऑफ मैटर। यूनिवर्स इज अ क्रिएशन ऑफ मैटर। भौतिक जगत ही सत्य, मतलब कि जो ये मेटलिस्टिक वर्ड है वही ठीक है। वर्ड इज ट्रू। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि देयर इज नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कि आध्यात्मिक जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं है ना, क्योंकि आध्यात्मिक जगत को तो मान ही नहीं रहा है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई कुछ नहीं है ऐसा। तो आध्यात्मिक जगत का अस्तित्व नहीं मानता ये, लिखेंगे। आध्यात्मिक जगत का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, नो एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कोई भी पॉइंट अगर पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा, हाँ, मैं हालांकि कोशिश कर रहा हूँ इन शॉर्ट एक्सप्लेन करते हुए चलूं।
बट फिर भी कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई पॉइंट पूछना होगा पूछ, क्योंकि अभी हम दो तीन दर्शन पढ़ चुके हैं, डिस्कशन हो चुका है, तो कई सारी बातें तो रिपीट हो जाती हैं ना, तो इसलिए उनको ज़्यादा चर्चा करना फायदा नहीं है कुछ। फिर है मैन इज द बेस्ट मैटर। ठीक है, मनुष्य श्रेष्ठ पदार्थ। ठीक है, यानी मैन इज बेस्ट मैटर। अच्छा, मैं थोड़ा यहाँ पर एक्सक्यूज मी रुकना सर। चाहूंगा आप लोग, हाँ पूछिए। सर हम ये नहीं कह सकते ना कि यथार्थवाद है जो आदर्शवाद की आलोचना करता है। नहीं, देखो बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अरस्तु प्लेटो के शिष्य हैं, और शिष्य कभी गुरु की आलोचना नहीं करेगा कम से कम। हम ये कह सकते हैं कि यथार्थवाद जो है वो आदर्शवाद के विचारों को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करता। ठीक है, अब वो अपने अपने मत हैं, अपने तरीके हैं उसको डिस्क्राइब करने के, आलोचना शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं, नहीं करें वो आपकी मर्जी है। चलिए, मनुष्य की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, प्रकृतिवाद मनुष्य को क्या मान रहा है? आप लोगों को मैंने सिद्धांत मतलब प्रकृतिवाद तो भेजा ही है लिख करके। ठीक, यथार्थवाद सॉरी आदर्शवाद क्या मान रहा है मनुष्य को, और यथार्थवाद क्या मान रहा है? तो ये कंपैरिजन बहुत जरूरी हो जाता है। अभी जब हमारे ये चारों दर्शन हो जाएंगे तो कंपैरिजन करवाऊंगा आप लोगों को। ऐसे पॉइंट जरूर पकड़िएगा आप। पहला तो ये कि हर दर्शन के अनुसार सत्य क्या है, वो एक कंपैरिजन हो जाएगा आप लोगों का बेहतरीन। दूसरा, हर दर्शन में ईश्वर की क्या व्याख्या है। कोई तो कह रहा है कि ईश्वर है ही नहीं। समझ में आ रहा है? कोई ईश्वर को ही सब कुछ मान ले रहा है, कोई ईश्वर को ना तो अस्वीकार कर रहा है ना ही स्वीकार कर रहा है। इसी तरीके से हर दर्शन में मनुष्य का जो स्वरूप है वो किस रूप में स्वीकार किया गया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी आत्मा, सर। हाँ बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी, यहाँ पे आपने बोला मनुष्य श्रेष्ठ पदार्थ है, मतलब हम यहाँ पे क्रिएचर भी बोल सकते थे ना, तो ये डिफरेंस क्रिएट वो करता है ना कि कहाँ पे पदार्थ बोलना है, कहाँ पे जीव बोलना है। हाँ, देखो ऐसा यहाँ पर कुछ। पदार्थ है इसलिए बोला है क्योंकि जो यथार्थवाद है वो हर एक चीज को पदार्थ यानी कि मैटर मान रहा है। और जब उससे पूछा जाएगा कि मनुष्य क्या है, तो वो क्या करेगा? एक्सपेरिमेंट किए करेगा। आपको मैंने बताया ना अभी कि वो यस। प्रयोगशाला पे प्रयोग करके ही ये बताता है कि क्या चीज है करके, एनालिसिस करके पूरा, ऐसे बोल नहीं देता। हाँ जी। तो जब मनुष्य यस। पर बात आएगी तो मेडिकल साइंस में जाएगा, क्योंकि साइंस ही तो है ये सब कुछ। मेडिकल साइंस में जाएगा, और यस। मेडिकल साइंस में अगर आप जाते हैं तो वहां पर हमारे शरीर में बहुत सारे तत्व हैं। जो हमारा ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें कई सारी चीजें निकल के आती हैं। कितना आपकी बॉडी में कैल्शियम है, कितना फास्फोरस है, कितना आयरन है, कितना प्रोटीन, सब कुछ आता है। पता ही होगा आप लोग को, तो सब आपने ब्लड टेस्ट कराया यस। होगा आपने। तो यथार्थवाद जो है वो उस रूप में मनुष्य को देखता है। ठीक है, वो यस। ये नहीं देखता कि यार ये तो एक ओके। दिव्य रूप है जिसके अंदर सो आत्मा है, ग्रेट। ऐसा। ठीक है। यस सर। ओके। आदर्शवाद में मनुष्य को कहा जाता है कि ये ईश्वर की बनाई गई श्रेष्ठ कृति है, द बेस्ट क्रिएशन, है ना, बाय गॉड। वहां पर एक ईश्वर की कृति के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पदार्थ के रूप में देखा जा रहा है। और ऐसे ही यह प्रकृतिवाद में एक श्रेष्ठ प्राकृतिक तत्व के रूप में उसको देखा जा रहा है, ऐसा। इस प्रकार के डिफरेंसेस हैं।
फिर है आपका आत्मा के लिए क्या कह रहे हैं, तो ये आत्मा को एक देखा जाए तो चेतन तत्व मान रहे हैं, चेतन और अमूर्त। ठीक है, तत्व तो कहीं पर ऐसा लिखा रहता है कि आत्मा अमूर्त तत्व है यथार्थवादी विचारधारक में, हाँ, कि हम किताबें पढ़ते हैं ना, हमें कहाँ से नॉलेज मिल रही है यथार्थवाद के बारे में, किताबों से मिल रही है। तो कहीं किताब में आप देखते हैं लिखा रहता है कि यथार्थवाद के अनुसार आत्मा क्या है, अमूर्त तत्व है। अमूर्त का मतलब यह है कि जो है तो सही, लेकिन हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से उसका अनुभव नहीं कर पा रहे, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। ऐसे ही इसे चेतन तत्व कहा गया, ठीक है, यथार्थवाद के द्वारा ही। चेतन मतलब जिसमें कॉन्शियस है ना, तो कॉन्शियसनेस को ही आत्मा मान लिया गया। जो हमारा शरीर है वो एक पदार्थ है, लेकिन कोई भी पदार्थ जो है वो एक्टिव नहीं होता। पत्थर को देखो आप, अपने आप एक्टिव नहीं होता वो। आप कोई भी आपका एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी आपका मैटर ले लीजिए, वो अपने आप एक्टिव नहीं होता। लेकिन हम जो है, जीव जो है वो ऑटो मोटेड रोड मोड में है ना, ऑटोमेटिक मोड में। इट मीन्स कि वो खुद कार्य कर रहे हैं। तो खुद कार्य क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक तत्व ऐसा भी है जो आत्मा के रूप में। कल ही की क्लास में मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब आप सांख्य दर्शन पढ़ते हैं, शायद आपके साथ चर्चा हुई थी, पता नहीं जो 8 बजे वाला जो बैच है उसमें चर्चा हुई थी, मुझे याद नहीं है, बट फिर भी चलो। जब सांख्य दर्शन पढ़ते हैं तो वहां पर तत्वों की संख्या बताई गई है 25। योग दर्शन पढ़ते हैं तो वहां पर एक और बढ़कर के 26 बताई गई है। इस प्रकार से कुछ ऐसे दर्शन भी हमारे भारतीय दर्शन में हैं, यानी कि इंडियन फिलोसफी में, जहां पर मनुष्य को तत्वों के रूप में बांट दिया गया है। और सभी दर्शनों में आत्मा को भी एक तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसी तरह से जो आदर ये यथार्थवाद है, वो आत्मा को स्वीकार तो करता है, लेकिन एक चेतन तत्व या फिर अमूर्त तत्व के रूप में स्वीकार करता है, जिसका हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से अनुभव तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको नकार भी नहीं सकते। ठीक है। चलिए, तो लिखिएगा इंग्लिश में इसको आप, कि सोल इज अ कॉन्शियस और एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट। एलिमेंट। ठीक है। आई होप कि यहाँ तक तो क्लियर होगा आप लोगों को ना। ठीक है, फिर ये मीटिंग ओवर हो जाएगी, रिज्वाइन करेगा, तो फिर हम आदर्शवाद के अनुसार, सॉरी यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा बढ़े। मुझे माफ कर दीजिएगा, बार बार आदर्शवाद आदर्शवाद निकल रहा है, क्योंकि 2 3 दिन से लगातार वही डिस्कशन हो रहा था ना। ठीक है, तो यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये हम फिर नेक्स्ट मीटिंग में पढ़ेंगे। ठीक, और कोशिश करेंगे कि आज ही कंप्लीट हो हमारा ये। फिर ये कहते हैं, एक और सिद्धांत इनका है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, सुखवाद। तो सुखवादी सिद्धांत। ठीक है, इट मीन्स हैप्पीनेस। खुश रहना मतलब, और खुश कैसे रहेंगे आप, बताइए। खुश रहने के लिए क्या करेंगे, बोलो। जैसे आदर्शवाद में कह रहे थे ना कि परम उद्देश्य जो है वो ईश्वर को जानना है, और ईश्वर को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो आध्यात्मिक नियम है उनका पालन करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर सुख रहने के सुख खुशी रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, हैप्पी रहने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। जितने भी मैटर हैं इस वर्ल्ड में, जितनी ज्यादा आपको उन मैटर्स की नॉलेज होगी, जितना ज्यादा आपको पता होगा कि इन मैटर्स का हम अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं इन मैटर्स की हेल्प से, उतना ही ज्यादा आप खुश रहेंगे। उदाहरण के लिए, आज हम बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं।
जिस व्यक्ति को पता है कि उसके आसपास के कौन से ऐसे फूड आइटम्स है जिनको खाने से उसकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, उससे बेहतर खुश कोई नहीं रह सकता। ठीक है। अगर किसी इंसान को बहुत स्ट्रेस है, उसे ये पता होना चाहिए कि क्या करने से मेरा स्ट्रेस आउट होता है, तो वो काम कर सकता है। इट मीन्स कि हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ हैं, उन पदार्थों का नॉलेज और उन पदार्थों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उनका किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं, कैसे वो हमको खुशी दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं, ये जानना जरूरी है। अब रिजॉइन करिए, फिर आगे बात